नन्ही नन्ही परियों के जिस्म से निकलने वाली रंग बिरंगी रोशनियों ने बड़ा खूबसूरत समा बनाया हुआ था। वो हवा में इधर उधर उड़ते हुए लहरा रही थी। मैं उन्हें हैरत से देख रहा था। मैयून की आंख भी झगमगाती रोशनी की वजह से खुल गई थी। वो भी हैरत से हवा में उड़ती हुई नन्ही नन्ही परियों को देख रही थी। लाल, नीला, सब्ज, पीला, सफेद, गुलाबी, हर रंग की रोशनी उन परियों के जिस्म से खारिज हो रही थी। और फिर उन परियों में से एक नन्ही परी जिसके जिस्म से गुलाबी रोशनी खारिज हो रही थी मेरी तरफ बढ़ी और मेरे चेहरे के पास आकर रुक गई। बहुत ही खूबसूरत परी थी। तो उसके हाथ में छोटी सी छड़ी थी। तुम सामी हो? नन्ही परी मेरे चेहरे को देखते हुए बोली। हाँ, मैं सामी हूँ, मैंने जवाब दिया। हम सीस्तान की परियां हैं। नन्ही परी ने फिर बोलना शुरू किया। मेरा नाम नीलम है और ये मेरी साथी परियां हैं। नन्ही परी ने अपना तारुफ करवाया। लेकिन तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैंने पूछा तो नन्ही नीलम परी बोली, बताती हूँ। हम सब परियां सीस्तान में रहती हैं। हमारी रानी परी जिसका नाम खोला है उसे और हमारी सैकड़ों परियों को ओकड़ा मुल्क खाकर ले गया है। उसने उन्हें कैद कर रखा है सिर्फ इसलिए कि वो परियां उसके महल को जगमगाती रहें। हम उसका मुकाबला नहीं कर सकती हैं, लेकिन तुम उसका मुकाबला कर सकते हो। हमने तुम्हें तब देखा था जब तुम ओक्लामूस के इलाके में ज़ोगान जिन के साथ दाखिल हुए थे। ज़ोगान जिन के साथ दाखिल हुए थे और तुम आबशार के पानी में बह गए थे, जबकि तुम्हारे साथी ज़ोगान जिन को परिजादों ने पकड़ लिया था। उस वक्त मैं भी अपनी चंद साथी परियों के साथ वहाँ मौजूद थी और उस वक्त से अब तक हम परियां तुम्हारे पीछे ही हैं, लेकिन तुमने कभी हमें महसूस नहीं किया। हिंदुस्तान में भी हमने तुम्हारी बहादुरी देखी है। तुम्हारी साथी भी काफी दिलेर है और हमें मालूम है कि अब तुम वापस परिजाद ओक्लामूस की तलाश में निकले हो। तो हम सब परियां ये चाहती हैं कि तुम अपने साथियों के साथ साथ हमारी रानी खोला परी और दूसरी परियों को भी ओक्लामूस की कैद से आजाद कराओ। नीलम परी खामोश हुई तो मैंने कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी रानी खोला परी और दूसरी परियों को भी ओक्लामूस की कैद से आजाद करवाऊंगा। उसके इलाके में पहुंचकर इस तरह तुम किसी सूरत भी ओक्लामूस के इलाके तक नहीं पहुंच सकते। तो फिर अब मैं क्या करूं? मैंने कहा तो नीलम परी बोली, हम सब परियां तुम्हें और तुम्हारी साथी को ओक्लामूस के इलाके तक ले जाएंगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कैसे? बस तुम दोनों चलने के लिए तैयार हो जाओ। नीलम परी मैयून को देखते हुए बोली, मैं तो तैयार हूँ। मैयून अपनी जगह से उठते हुए बोली। उसने अपना सामान समेट लिया था। मैं भी उठ कर खड़ा हुआ। बहते हुए दरिया से हमने हाथ मुंह धो लिया और तैयार हो गए उन नन्ही परियों के साथ ओक्लामूस के इलाके की तरफ जाने के लिए। हमने अपने घोड़े खोल लिए थे। घोड़ों को देखकर नीलम परी बोली, इनकी जरूरत नहीं है, इन्हें यहीं छोड़ दो। और मैंने हैरत से नीलम परी को देखा इन्हें छोड़ देंगे तो फिर हम सफर कैसे करेंगे? मैं यूं नीलम परी को देखते हुए बोली, इनको छोड़कर तुम दोनों यहाँ आ जाओ। और नीलम परी के कहने पर हमने घोड़ों को आजाद कर दिया और उस जगह आकर खड़े हो गए जहाँ नीलम परी ने कहा था। फिर हमने उन नन्ही परियों का कमाल और कुव्वत देखी। उन परियों ने हम दोनों को घेरे में लिया। तकरीबन 20 के करीब परियों ने मुझे अपने नन्हे हाथों पर उठा लिया। मैयून को भी इतनी ही परियों ने अपने हाथों पर उठा लिया और फिर वो आसमान की तरफ बुलंद होने लगी। हम किसी परिंदे की तरह उन परियों के हाथों पर आसमान पर उड़ रहे थे। उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। नीलम परी उन सबसे आगे उड़ रही थी। परियां निहायत तेज रफ्तारी के साथ हम दोनों को लेकर एक तरफ उड़े जा रही थी। मजा आ रहा है सामी? मैयून मेरी तरफ देखते हुए बोली, बहुत ज्यादा। और वाकई आसमान की बुलंदी पर किसी परिंदे की तरह उड़ते हुए बहुत ही लुत्फ आ रहा था। सुबह नुमादार हो चुकी थी। सूरज आसमान पर चमकने लगा था। नीचे हमें एक गैर आबाद इलाका नजर आ रहा था। दूर तक रेत फैली हुई थी। परियां बुलंदी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। छोटे छोटे रेतीले टेले भी नजर आ रहे थे। और फिर परियां एक ऐसी जगह जमीन पर उतर आई जहाँ एक छोटा सा तालाब मौजूद था। तालाब का पानी सुर्ख रंग का था। बड़ा ही अजीब तालाब था। तालाब के इर्द गिर्द रेत के टेले थे। परियों ने हमें एक रेत के टेले पर उतार दिया। मेरी परियां थक गई हैं, लिहाजा हम यहाँ कुछ देर आराम करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। मैयून टेले पर उतर कर तालाब की तरफ देखते हुए बोली, इस तालाब का पानी सुर्ख क्यों है? अजीब किस्म का तालाब है।
मैयून के साथ मैं भी तालाब की तरफ देखते हुए बोला, ये तालाब वाकई अजीब है और इस तालाब की खूबसूरत इससे भी अजीब है। नीलम परी बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? मैयून ने नीलम परी को देखा। बताती हूँ। नीलम परी ने हम दोनों को देखते हुए बोलना शुरू किया, ये तालाब असल में जादूगर शताब ने बनाया था। इस तालाब के पानी में उसने कई अस्तहों और जाने कौन से जानवर का खून शामिल किए हैं, जिसकी वजह से इसका रंग सुर्ख हो गया है। ये बताकर नीलम परी खामोश हो गई। तो मैयून बोली, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? नीलम परी बोली, ये वजह जानकर तुम हैरान हो जाओगे। ये मुकम्मल तालाब ही शताब जादूगर का बनाया हुआ है। ये एक तरह से जादुई तालाब है। जानवरों के खून तालाब में शामिल करने के अलावा उसने इस तालाब पर भी कई जादुई अमल किए हैं। इस इलाके पर भी शताब जादूगर के जादू का असर है, जिसकी वजह से कोई जीव इस इलाके तक नहीं पहुंच सकती। अब तुम पूछोगे हम इस इलाके में किस तरह पहुंच गए, तो उसका जवाब यह है कि जब जादूगर ये हम तमाम अमल करा था तो हमारी कुछ परियों ने उसे देख लिया और फिर वो परियां उसकी खोज में लग गईं और उन्होंने उसके तमाम अमल को देखा। शताब जादूगर ने ये जादुई तालाब बनाने में अपनी उम्र लगा दी। अब उसका मकसद क्या था तालाब बनाने का, इसके बारे में कुछ शक है। ये बात परियां मुकम्मल तौर पर ना जान सकी। कुछ परियां कहती हैं कि वो इस तालाब में नहाना चाहता था ताकि अमर हो सके। कुछ कहती हैं कि वो इस तालाब में नहाकर बीमारियों से पाक होकर जवान होना चाहता था। लेकिन तालाब में नहाने से पहले ही शताब जादूगर हादसाती मौत मारा गया। वो अपनी ख्वाहिश को पूरा न कर सका और तब से ये इलाका हमारी दस्तरस में है। हम इस इलाके के मालिक हैं। अब इतना बताकर नीलम परी खामोश हो गई। ओ, ये कहानी है इस तालाब की। मैयून बोली, एक बात बताओ, जब उन परियों को पता है कि उस तालाब में नहाने वाला अमर हो जाएगा या फिर से जवान हो जाएगा, तो तुम परियां इस तालाब में क्यों नहीं नहाती? इसकी वजह है, एक तो हम परियों को अमर या जवान होने का शौक नहीं है और दूसरी वजह यह है कि परियों को किसी तरह यह मालूम हो गया था कि तालाब में नहाने के लिए शताब जादूगर ने अपने जादू से कुछ शराइत आयद की हुई हैं। इसमें एक शर्त यह भी है कि तालाब में नहाने वाले का कद कम से कम 4 फुट होना चाहिए और तुम हमारे कद देख ही रही हो कि हमारे कद कितने छोटे हैं। ओह, ये बात है, मैयून ने कहा। फिर वो मुझसे बोली, क्या ख्याल है सामी, तालाब में नहाकर तजुर्बा किया जाए? ना बाबा ना। मैयून की बात सुनकर मैंने कहा, मुझे अमर होने का शौक नहीं है। दूसरे जवान होने की बात है तो वो तो मैं हूँ, इसलिए मुझे तो माफ रखो। तुम डरते हो इन परियों की तरह कुछ हो ना जाए तुम्हें। मैयून, हम परियां डरती नहीं हैं, बस हमें मोहतात रहने की आदत है। मुझसे पहले नीलम परी बोली और मैंने भी कहा, इसमें डरने की क्या बात है, तो फिर आओ मेरे साथ। मैयून ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं तो आ रहा हूँ लेकिन तालाब में उतरूंगा नहीं। मैंने मैयून के साथ तालाब की तरफ जाते हुए कहा और फिर हम तालाब के नजदीक पहुँच गए। तालाब का सुर्ख पानी यूं लग रहा था जैसे तालाब में किसी ने खून भर दिया हो, लेकिन वो पानी खून की तरह गाढ़ा नहीं था। हम तालाब के पास खड़े थे। मैयून तालाब में कूदने के लिए तैयार थी, लेकिन उसने तालाब में कूदने से पहले मुझे तालाब में धक्का दे दिया और मैं तालाब में गिरने लगा और फिर वो खुद भी तालाब में कूद पड़ी। तालाब के पानी में गिरने से पहले मुझे मैयून का एक जुमला सुनाई दिया था। वो कह रही थी, हम जो भी काम करेंगे वो मिलकर करेंगे, फिर मैं अकेले कैसे तालाब में नहा सकती हूँ। और फिर हम तालाब के पानी में आगे पीछे गिरे। उफ, क्या गर्म पानी था। मुझे तो यूं लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में किसी ने आग लगा दी हो, लेकिन ये कैफियत बस चंद लम्हों की थी। पहले तो मुझे महसूस हुआ था जैसे मेरा जिस्म अभी जलकर भस्म हो जाएगा
और हड्डियां तक राख होकर पानी में मिल जाएंगी। लेकिन ये एहसास बस चंद पल का था। उसके बाद तो उस पानी ने पूरे जिस्म को वो लुत्फ दिया जिसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एक सुकून, एक राहत, एक ना मिटने वाला पुरलुत्फ एहसास जिस्म की रग रग में दौड़ गया। हम पानी में नहाते रहे, तालाब से बाहर निकलने को दिल नहीं चाह रहा था। कई घंटे गुजर गए, हम तालाब में इधर उधर डुबकियां लगाते रहे और फिर हमें नीलम परी की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, बहुत देर हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। और मुझे भी एहसास हुआ कि नहाने में हमें कई घंटे गुजर चुके हैं। लिहाजा मैं तालाब के सुकून और पानी से बाहर निकल आया। मैं हूँ मेरे बच्चे तालाब से बाहर निकल आई। बाहर आकर मैंने मयून की तरफ देखा। उसकी रंगत सुनहरी हो चुकी थी। इस रंग में वो और ज्यादा कोशिश लग रही थी। वो मुझे देखते हुए बोली, सामी तुम्हारी दिल का रंग तो सुनहरा हो गया है और इस रंग में तुम और ज्यादा खूबसूरत हो गए हो। अच्छा, मैं यूं की बात सुनकर मैं चौंका। यानी तालाब के पानी ने हम दोनों की जिल्द का रंग सुनहरा कर दिया था और तुम्हारी जिल्द की रंगत भी सुनहरी हो चुकी है। मैंने मयून को की तवज्जो उसकी जिल्द की तरफ करवाई। ओह अच्छा, मयून ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, यानी दोनों का हाल एक जैसा है, यानी दोनों का हाल एक जैसा है। नीलम और उसकी साथी नन्ही परियां हवा में मौलिक हम दोनों के इर्द गिर्द जमा हो गई थी और हमें हैरत से देख रही थी। तुम दोनों तो तालाब के पानी में नहाकर इंतहाई हसीन हो गए हो। ऐसा हुस्न मैंने जिंदगी में नहीं देखा। नीलम परी की एक साथ की परी जिसके जिस्म से नीली रोशनी खारिज हो रही थी और जो खुद भी बहुत हसीन थी, हमें हैरत भरी नजरों से देखते हुए बोली, काश मैं भी इस तालाब में नहा सकती। एक और हरे रंग वाली नन्ही परी बोली। तो नीलम परी ने सख्त लहजे में उनसे कहा, ऐसी ख्वाहिशें मत किया करो जो पूरी ना हो, वरना जिंदगी भर जलती रहोगी हसरतों में। आप ठीक कहती हैं नीलम परी, हमसे गलती हो गई, हम माफी चाहते हैं। दोनों परियों ने माफी मांगी। मयून ने अपनी दोधारी तलवार उठाई और अपने ही हाथ पर तलवार का वार करने लगी। ये क्या कर रही हो? मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। तालाब के पानी में नहाकर पागल हो गई हो क्या? जरा सब्र करो, मुझे तालाब के पानी को आजमाने दो, देखने दो कि तालाब के पानी ने हमारे जिस्मों पर क्या असरात छोड़े हैं। मयून ने अपना हाथ मुझसे छुड़ाया और तलवार का हल्का सा वार अपने दूसरे हाथ पर किया। तलवार उसके हाथ से टकराई, एक हल्की आवाज पैदा हुई, लेकिन उसके हाथ को कुछ भी ना हुआ, यानी तालाब के पानी का असर हुआ है। मयून खुशी भरी आवाज में बोली और फिर अचानक से उसने दूसरा वार मेरे हाथ पर किया। उसने इस कदर अचानक वार किया था कि मैं खुद को बचा न सका। तलवार मेरे हाथ से टकराई तो ऐसी आवाज पैदा हुई जैसे स्टील से स्टील टकराया हो। मेरा हाथ महफूज रहा, उसे कुछ ना हुआ। मयून का वार ऐसा था कि मेरा हाथ आधा कट जाना चाहिए था। तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने मयून को देखते हुए गुस्से में कहा। देखो देखो, तुम्हारे हाथ को भी कुछ नहीं हुआ, यानी हम अमर हो गए हैं। मयून की खुशी इतनी थी, वो खुशी से पागल हो रही थी। तुम तो मेरा हाथ काट चुकी थी, ये तो बस बच गया, जाने कैसे। ओ सामी, तुम मेरी खुशी को समझ नहीं रहे हो। मैं बहुत खुश हूँ, मयून ने बच्चों की तरह हवा में लहराते हुए कहा। अब मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए ताकि हम ओक्लामूस के इलाकों में पहुंच जाए। नीलम परी हमारी तरफ देखते हुए बोली, मेरा भी यही ख्याल है, मैंने कहा। और फिर हम तैयार हो गए ओक्लामूस के इलाके की तरफ जाने के लिए। नन्ही नन्ही परियों ने हमें पहले की तरह उठाया और हवा में बुलंद होने लगी। अब तुम्हारा वजन पहले से बढ़ गया है, एक नन्ही परी ने मुझसे कहा। हम परियों के हाथों में हवा की बुलंदी पर उड़ रहे थे। हमें नीचे कई बस्तियां, पहाड़, दरिया, जंगल नजर आए जो हमने पार किए और फिर मुझे वही आबशार नजर आई जिसके पानी में मैं बह गया था और जहाँ सोबान जिनको परिजादों ने अपनी गिरफ्त में ले लिया था। मुझे पिछला जंगल याद आ गया। परियों ने यहाँ पहुंचकर अपनी रफ्तार कम कर दी
हम आबशार के ऊपर पहुंच चुके थे। परियां आबशार से आगे एक और पहाड़ पर लेकर हमें पहुंची और हमें उस पहाड़ पर उतार दिया। ये ओक्लामूस का इलाका शुरू हो गया है। अब हमें परिजादों की नज़रों से बचकर अंदर दाखिल होना है ताकि हम कैद साथियों को आज़ाद करवा सके। नीलम परी हम दोनों से बोली, ठीक है, फिर मैं और मैयून आगे जा रहे हैं। तुम सब नन्ही नन्ही परियां यहाँ हमारा इंतजार करो। हम इंशाअल्लाह तमाम कैदियों को वापस लेकर लौटेंगे और ओक्लामूस का किस्सा खत्म कर देंगे। मैंने कहा तो नीलम पर बोली, हम 4 परियां भी तुम्हारे साथ चाहिए। तुम 4 परियां अगर हमारे साथ जाओगी तो क्या ओक्लामूस का जादू तुम पर असर नहीं करेगा? मैंने कहा तो नीलम परी बोली, हमारे छोटे कद की वजह से ओक्लामूस का जादू हम पर असरअंदाज नहीं होगा। तो फिर ठीक है, मैंने कहा और हम आगे बढ़ने लगे। 4 परियां हमारे साथ थीं, बाकी वहीं रुक गईं। पहाड़ से हम नीचे उतर चुके थे। आगे हमें पहाड़ों के अंदर गार नजर आ रहे थे। परिजाद उन्हीं गार के अंदर रहते थे। उन्हीं गार के अंदर ओक्लामूस ने अपना महल बना रखा था। हम आगे बढ़ रहे थे कि 4 परी जाद हवा में से उतरकर हमारे सामने आ खड़े हुए। उनमें 2 वही थे, एक पीलो पर वाली परी और दूसरा परिजाद जिन्होंने गेंद नुमा मेरे सर पर मारी थी और रोगान जिनको पकड़ लिया था। दूसरी 2 परियों के पर नीले थे। आदमजाद, हम परिजाद की वादी में है, हैरत है। नीले पर वाला परिजाद बोला, तुम हमारी वादी तक पहुंचे कैसे? फिर उसकी नजर नन्ही 4 परियों पर पड़ी जो हवा में उड़ रही थी। ओ, ये छोटी कमजात परियां तुम्हें हमारी वादी में लाई हैं। वही नीले परों वाला परिजात बोला, अब तुम दोनों आदमजाद तो अपनी जान से जाओगे, साथ ये कमजात परियां भी मारी जाएंगी। एक और परिजात बोला, जम्बाटा, तुम इन परियों का काम तमाम करो, हम इन आदमजादों को मौत की नींद सुलाते हैं। और फिर एक पीले परों वाला परिजात नीलम परी और उसकी साथी परियों की तरफ बढ़ा। पीले परों वाली परी मैयून की तरफ और नीले परों वाले 2 परिजात मेरी तरफ बढ़े। एक परिजाद उड़ता हुआ आया और उसने मेरी गर्दन अपनी गिरफ्त में ले ली और मेरी गर्दन तोड़ने के लिए जोर आजमाई करने लगा। परिजाद ताकतवर था, उसके बाजुओं में बड़ा दम था। कोई आम इंसान होता तो अब तक उसका सर धड़ से अलग हो चुका होता। लेकिन मैंने महसूस किया कि सुर्ख तालाब के पानी का असर हुआ था मेरे जिस्म पर। उस तालाब के पानी ने मेरे जिस्म को फौलाद से भी ज्यादा मजबूत कर दिया था। दूसरा परिजाद भी मेरे करीब आ चुका था और उसने आते ही सीधे हाथ का मुक्का मेरे पेट पर रसीद किया था। मुक्का बड़ा जबरदस्त था, एक हाथी को भी ढेर कर सकता था। लेकिन उसके बाद वो अपना हाथ पकड़कर जमीन पर बैठ गया था। मैंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, बस उन परिजादों के हमले देख रहा था। और फिर मैंने अपनी गर्दन पर जोर आजमाई करने वाले परिजात पर हाथ डाला। उसके दोनों हाथ जो मेरी गर्दन पर थे, अब वो मेरी गिरफ्त में थे। मैंने उसे उसके दोनों हाथों से पकड़कर इस जोर से जमीन पर पटका कि उसका जिस्म कई हिस्सों में तकसीम हो गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरे जिस्म में इतनी कुव्वत आ चुकी है। मैयून की तरफ जो पीले परों वाली परी बड़ी थी, अब वो मैयून की गिरफ्त में खुद को छुड़ाने के लिए मचल रही थी। और फिर मैंने देखा, जालिम मैयून ने एक झटका देकर उस परी की गर्दन तोड़ दी। वो परी तड़प कर जमीन पर गिरी और फिर उठ ना सकी। अपना हाथ थामे नीचे बैठा हुआ परिजात अब तक अपना हाथ थामे जमीन पर बैठा हुआ था। मैयून परी की गर्दन तोड़ने के बाद उस परिजात की तरफ बढ़ी जो नन्ही परियों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। वो हवा में उड़ रहा था। मैयून ने एक लंबी छलांग लगाकर उसके सर पर पहुंच गई और हवा में ही अपनी धोधारी तलवार उसके सीने में उतार दी। परिजात नीचे आ गिरा। उसका भी काम तमाम हो चुका था। उस परिजात को मरते देखकर नन्ही परियों ने सुकून का सांस लिया। वो सब परियां उड़ते हुए मेरे पास आने लगी। मैयून भी मेरे करीब आ चुकी थी। मेरे करीब आकर उसने अपनी दोधारी तलवार बुलंद की ताकि नीचे बैठे हुए परिजात की गर्दन उड़ा सके। लेकिन मैंने उसे इस काम से रोक दिया।
नीचे बैठे हुए परिजाद ने अब भी अपना वो हाथ जिससे उसने मुझ पर वार किया था अपने दूसरे हाथ में थामा हुआ था। वो अपने 3 साथियों का अंजाम देख चुका था और अब वो काफी सहमा हुआ था। डर उसके चेहरे पर नजर आ रहा था। तुमने मुझे रोक क्यों दिया इसका खात्मा करने से? मैं यूं नीचे बैठे परिजात की तरफ इशारा करते हुए बोली। तो मैंने कहा, ये हमें ओकलामूस के महल में लेकर जाएगा। वो कैसे? नीलम परी ने पूछा। वो ऐसे, मैंने कहा, और फिर मैं उस परिजात से मुखातिब हुआ। हाँ, अब ये बताओ, तुम हमें ओकलामूस के महल तक ले जाओगे या मरना पसंद करोगे? परिजात अपना हाथ थामे खड़ा हुआ और बोला, मैं आपको लेकर जाऊंगा आका, ओकलामूस के महल तक। लेकिन पहले ये बताओ, हमारे साथी कहाँ कैद हैं? मैंने परिजात से पूछा। तुम्हारा साथी जिन तो वो सामने जो गार है उसमें कैद है। आका ओकलामूस ने आज उसे खत्म करने का हुक्म दिया था और हम चारों उसे खत्म करने ही जा रहे थे कि तुम लोग टकरा गए और जिनजादी के साथ छोटी परियां आका ओकलामूस के महल में हैं। परिजात खामोश हुआ तो मैंने उस गार की तरफ देखा जिसमें ज़ोगान जिन कैद था। गार ज्यादा दूर नहीं था और गार जिस पहाड़ पर था वो भी ज्यादा बुलंद नहीं था। मैंने महयून से कहा कि वो यहाँ रुककर इस बड़ी रात पर नजर रखें। मैं अपने साथी ज़ोगान जिन को लेकर आता हूँ। और फिर मैं उस गार की तरफ बढ़ गया जहाँ ज़ोगान जिन कैद था। पहाड़ के पास पहुंचकर मैं उस पर चढ़ने लगा और फिर मैं पहाड़ पर मौजूद गार के मुंह पर पहुंच गया। वहां एक परिजात पहरे पर था। वो मुझे देखकर हैरत में मुब्तला हो गया और मैंने उसे ज्यादा देर तक हैरान होने नहीं दिया। सीधे हाथ का एक मुक्का उसके जबड़े पर और दूसरा मुक्का उसकी गर्दन पर जड़ दिया। परिजात वहीं ढेर हो गया। मैं गार के अंदर दाखिल हो गया। गार अंदर से काफी कुशादा था। गार में आगे बढ़ने पर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। मैं आवाज की तरफ बढ़ने लगा और फिर मुझे ज़ोगान जी नजर आ गया। वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसके पास ही 2 पहरेदार परिजात हाथों में तलवार लिए खड़े थे। ज़ोगान जिन ने मैंने ज़ोगान जिन को देखा। चंद ही दिनों में उसका चेहरा मुरझा गया था और वो काफी कमजोर नजर आ रहा था। दोनों परिजात भी मुझे देख चुके थे और वही उनके चेहरों पर भी हैरानगी कि एक आदमजात उनकी वादी में कैसे दाखिल हो गया। आका आप? ज़ोगान जिन मुझे देखकर खुशी से खिल उठा। तुम लोग क्या मेरे दोस्त को खाना वगैरह नहीं देते हो जो ये इतना कमजोर हो गया है? मैं दोनों परिजात को देखते हुए बोला और वो जो दोनों परिजात मेरी तरफ और वो जो दोनों परिजात मेरी तलवार लहराते हुए बढ़ रहे थे रुक गए और हैरत से मुझे देखने लगे। मैं जो नहता था और इन दोनों के हाथों में तलवारें थी, शायद परेशान हो रहे थे कि मैं नहता होने के बावजूद खौफ में मुब्तला नहीं हुआ था बल्कि उनके साथ मजाक कर रहा था। लगता है इसे अपनी मौत से डर नहीं लगता, एक परिजात बोला। ठीक समझे, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। एक परिजात ने आगे बढ़कर तलवार का वार मुझ पर किया तो उसकी तलवार मैंने अपने हाथ से पकड़ ली और तलवार मोड़ दी। मेरी समझ पर दोनों परिजात परेशान हो गए। उनके ख्याल में तो तलवार के वार से मेरा हाथ ही कट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं अब ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, लिहाजा मैंने उस परिजात को जिसने मुझ पर वार किया था आगे बढ़कर अपनी गिरफ्त में ले लिया। दूसरे परिजात ने मौके से फायदा उठाते हुए मेरी कमर पर तलवार का भरपूर वार किया। तलवार मेरी कमर से टकराई और घुस गई। मुझे कुछ भी ना हुआ। परिजात को गिरफ्त में लेने के बाद एक झटके में मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी। दूसरा परिजात जिसने मेरी कमर पर वार किया था, उसने जब ये देखा कि एक परिजात को मैंने खत्म कर दिया है और फिर उसकी तलवार का वार मुझ पर बेहतर गया है, तो उसने अपने पर खोल लिए और भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन उससे पहले कि वो उड़ान भरता, मैंने उसके दोनों पैरों को पकड़ लिया और उसे वहीं बेबस कर दिया। आका खत्म कर दो इसे भी, ये परिजात बहुत जालिम है, इन पर रहम मत करना। और मैंने ज़ोगान जिन के कहने पर उस परिजात का भी कान तमाम कर दिया और ज़ोगान जिन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, लो भाई खुश, बहुत खुश। ज़ोगान जिन भी मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खुश।
दोनों परिजात को खत्म करने के बाद मैंने ज़ुबान जिनको जंजीरों से आज़ाद किया। आका, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे आज़ाद करवाने वापस आए हैं। तुम्हें मैं ओक्लामूस की कैद में कैसे देख सकता था, लिहाजा आ गया। आका, दुर्रे सवार ज़ुबान जिन ने पूछा, आप उसे भी आज़ाद करवाएंगे? मैंने कहा, लेकिन आका, आप पर तलवार का असर क्यों नहीं हो रहा हुआ? ये कुव्वत आप में कैसे आई? ज़ुबान जिन ने पूछा तो मैंने कहा, ये एक अलग लंबी दास्तान है जो बाद में सुनाऊंगा। अभी पहले हमें दुर्रे सवार को आज़ाद करवाना है। जी आका, आप ठीक कह रहे हैं। ज़ुबान जिन बोला। फिर हम द्वार से बाहर निकल आए। मैं यूं और नन्ही परियों के पास पहुंचकर मैंने ज़ुबान जिन का उनसे तारुफ करवाया और ज़ुबान जिन को उनके बारे में बताया। आका, ये परिजात, ज़ुबान जिन उस परिजात की तरफ देखकर बोला जिसे मैं यूं की निगरानी में छोड़ कर गया था। ये परिजात हमें ओक्लामूस के महल में लेकर जाएगा। मैंने ज़ुबान जिन से कहा तो वो बोला, आका, आपने तो तमाम बंदोबस्त किया हुआ है। हाँ, मैंने कहा, अब हमें ओक्लामूस के महल की तरफ चलना चाहिए। कहाँ है ओक्लामूस का महल? हमें वहाँ ले चलो। मैं परिजात से बोला। जी चलिए। परिजात सर झुकाकर बोला और आगे बढ़ने लगा। हम भी उसके पीछे चलने लगे। आगे हमें उड़कर जाना होगा। परिजात बोला, ठीक है। मैंने कहा और फिर 4 नन्ही परियों ने मैयून को उठा लिया। मैयून को उठा लिया और मैं परिजात के कंधे पर सवार हो गया ताकि वो मौके से फायदा उठाकर भाग ना जाए। ज़ुबान जिन था, उसमें उड़ने की सलाहियत थी। हम हवा में उड़ने लगे। हमारे नीचे परिजातों के गार थे और फिर हमें दूर एक ऐसा बुलंद वाला पहाड़ नजर आया जिसे एक बड़े महल की शक्ल दे दी गई थी। महल के ऊपर नीचे परिजात मौजूद थे। परिजात ने हमें यहीं उतार दिया और बोला, अब यहाँ से आप लोगों को खुद महल तक जाना पड़ेगा, क्योंकि महल के ऊपर नीचे निगरानी पर जो परिजात मौजूद है ये इंतहाई खतरनाक है। ये मुझ समेत आप सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अब तुम आज़ाद हो। याद रखना, हम तुम्हें इस शर्त पर छोड़ रहे हैं कि तुम हमारे खिलाफ तुम्हें इस शर्त पर छोड़ेंगे, तुम हमारे खिलाफ कोई गलत कदम नहीं उठाओगे। मैंने कहा तो परिजात बोला, मैं समझ गया। मैं यहाँ से वापस अपने ठिकाने पर चला जाऊंगा, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि मैं आप लोगों को यहाँ लेकर आया हूँ तो फिर मेरी मौत पक्की है और मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। ये कहकर परिजात उठकर चला गया। अब क्या किया जाए? ज़ुबान जिन बोला। आगे बढ़ते हैं, मैंने कहा और हम सब आगे बढ़ने लगे। मेरे साथ मैयून, ज़ुबान जिन के अलावा 4 नन्ही परियां भी थी। उन परियों की रानी खुला परी और उनकी कुछ साथी परियां ओक्लामूस की कैद में थी और वो उनको आज़ाद करवाने के लिए हमारे साथ थी। परिजातों ने अभी तक हमें देखा नहीं था। हम आगे बढ़ रहे थे और महल के नजदीक पहुंच चुके थे। और फिर एक परिजात की नजर हम पर पड़ गई। वो जोर से चिल्लाया, आदमजात। उसके साथ भी कई परिजात हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। वो सब हमें देख रहे थे। मुझे अपनी और मैयून की फिक्र नहीं थी। परिजात हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, क्योंकि सुर्ख तालाब के पानी ने मुझे और मैयून को अमर कर दिया था। लेकिन ज़ुबान जिन और नन्ही परियां इन परिजात के मुकाबले नहीं कर सकते थे। लिहाजा मैंने ज़ुबान जिन से कहा कि वो नन्ही परियों को लेकर महफूज जगह चला जाए। मैं और मैयून इन परिजातों को देखते हैं। ज़ुबान जिन की समझ में बात आ गई। वो नन्ही परियों को लेकर एक महफूज मकाम की खार की तरफ बढ़ गया। परिजात हवा में बढ़ते हमारे नजदीक आ रहे थे। मैयून ने अपनी धुतारी तलवार निकाल ली थी और वो परिजातों से मुकाबले के लिए तैयार खड़ी थी। परिजात के हाथों में बड़ी बड़ी तलवारें थी। उसके हाथों में नोकीले भाले थे। दौड़ते हुए शोर मचाते हुए हमारी तरफ बढ़ रहे थे। परिजातों का एक छप्पा पहले मुझ तक पहुंचा। कुछ की तलवारें मेरे जिस्म से टकराई और कुछ परिजात मेरे हत्थे चढ़े। तलवारें मेरे जिस्म से टकराकर कुंद हो गई या टूट गई और जो परिजात मेरे हत्थे चढ़े उनका अंजाम ऐसा हुआ कि वो जख्मी होकर जमीन पर गिरे या मौत को उनको अपने साथ ले गई। मैयून के करीब पहुंचने वाले परिजात उसकी तलवार का जख्म खाकर जमीन बोस हुए या 2 हिस्सों में तकसीम होकर जमीन पर गिरे। परिजात आ रहे थे उड़कर भागते हुए और हमारे हाथों जख्मी होकर
जख्मी हो रहे थे या मर रहे थे। जाने कितने ही परिजात जमीन पर पड़े थे, लाश की सूरत में या फिर जख्मी हालत में तड़पते हुए। उनका लाल लाल खून जमीन पर बिखरा हुआ था। अब परिजादों की हिम्मत टूटने लगी थी। वो देख चुके थे कि उनकी तलवारें और भाले हम पर असर नहीं कर रहे थे, और जो परिजात हमारे करीब आ रहा था वो जख्मी हो रहा था या अपनी जान से जा रहा था। जब कुछ और परिजात हमारे हाथों मारे गए तो बाकी परिजातों ने भाग जाने में ही आफियत जानी, और जो मैदान छोड़कर भागने लगे हमने उन्हें भागने दिया। ज़ोगान जिन परिजातों को भागते देखकर नन्ही परियों को लेकर हमारे पास आ गया। आका, आप दोनों तो कमाल कर रहे हैं, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। वो मुझे और मयून को देखते हुए बोला, तुम एक जिन हो तो फिर तुमने लड़ाई में हमारा साथ क्यों नहीं दिया? मयून रोगान जिन की तरफ देखते हुए बोली, इसका जवाब मैं देता हूँ। रोगान जिन के बोलने से पहले मैं बोल पड़ा। असल में ओक्लामूस के इलाके में जिन्नात की ताकत खत्म हो जाती है, इसलिए वो परिजातों का मुकाबला इस इलाके में नहीं कर सकते। ओक्लामूस ने अपने इलाके में कोई जादुई अमल कर रखा है। ओह, ये बात है, मयून ने कहा, और फिर हम ओक्लामूस के महल की तरफ बढ़े। हम महल के दरवाजे पर पहुंच गए। दरवाजे पर कोई पहरेदार नहीं था, शायद वो भाग चुके थे। महल का बड़ा सा दरवाजा बंद था। अब क्या करें? मयून बंद दरवाजे को देखते हुए बोली, तोड़ते हैं दरवाजा, मैंने कहा, और दरवाजा तोड़ने के लिए कुव्वत लगाने लगा। मेरी कुव्वत से दरवाजा हिलने लगा था। मैं यूं आगे बढ़ी और इसने भी दरवाजे पर जोर आजमाई शुरू कर दी, और फिर महल का बड़ा और मजबूत दरवाजा हमारी कुव्वत से बढ़ने लगा। चंद और लम्हों बाद हम दरवाजे को जगह से उखाड़ चुके थे। दरवाजा तोड़ने के बाद हम महल के अंदर दाखिल हो गए। महल अंदर से काफी ज्यादा था, आगे कई रास्ते थे। हम सीधा आगे बढ़ने लगे। महल में खामोशी थी, और ये खामोशी आगे किसी तूफान का अंधिया दे रही थी। आगे जाकर हमें महल का बड़ा सा हिस्सा नजर आया, और इसी जगह वो मुझे नजर आया। अब वही परिजात ओक्लामूस जिसे मैं 2 बार ख्वाब में देख चुका था। उसका 7 फुट का, उसका कद 60 फुट के करीब था, जिसम काफी मजबूत था। सबसे पर उसकी कमर में मौजूद थे लंबे लंबे सुनहरे बाल थे, और वो एक खूबसूरत परिजात था। परिजात ओक्लामूस शक्ल सूरत से जितना खूबसूरत था, अंदर से वो उससे ज्यादा शैतानी सोच रखने वाला परिजात था। वो किसी ज़ीरो को नहीं कुछ देख सकता था। आदमदार लड़कियों परियों को कैदी बनाकर इसे खुशी महसूस होती थी। ओक्लामूस एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा हुआ था। कुर्सी हीरे जवाहरात से चढ़ी हुई थी। उसके दाएं और बाएं 2 और परिजात खड़े थे। वो भी ओक्लामूस की तरह कटा और मजबूत जिस्म के मालिक थे। इस जगह हाल 2 परिजात खड़े हुए थे, वो भी ओक्लामूस के कदर और मजबूत एक जगह मालिक थे। इस जगह हाल नंबर जगह में कई पिंजरे थे, जिनमें आदमजात लड़कियां, परियां और नन्ही परियां कैद थी। इन्हीं में एक पिंजरे में थोड़ी शवार कैद थी। वो हमें देख चुकी थी और पिंजरे से बाहर हाथ निकाल कर चिल्लाई थी, सामी तुम आ गए, हाँ मैं आ गया हूँ, और अब तुम्हें लेकर जाऊंगा। लड़के लड़के लड़के, ओक्लामूस अपनी कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला, मेरी नजर तुझ पर उस वक्त से थी जब तू पहली बार मेरे इलाके में दाखिल हुआ था। मैंने तुझे हल्के में लिया। मैं समझा कि मेरे परिजात तुझे आसानी से मसल देंगे, लेकिन तू तो सारी हदें पार करके मेरे परिजात सिपाहियों को खून में नहलाकर मेरे महल का दरवाजा तोड़कर मुझ तक पहुंच गया। और तेरे ये साथी उसने मयून की तरफ देखा और बोला, ये लड़की भी कमाल की है, और अब मैं तुझे और तेरे इन साथियों को मार कर इस लड़की को अपनी कनीज़ खास बनाऊंगा। तेरी ऐसी की तैसी मुझे कनीज़ बनाएगा। मयून तलवार लहराकर उससे ओक्लामूस की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया और ओक्लामूस से बोला, अब तेरा खेल खत्म होने वाला है। ओक्लामूस मुझे धमका रहा है, लगता है तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। और फिर ओक्लामूस मेरी तरफ बढ़ने लगा, जबकि उसके 4 परिजात सिपाही मयून की तरफ बढ़ने लगे। ज़ोगान जिन सवार के पिंजरे की तरफ चला गया, और वहाँ 4 नन्ही परियां अपनी खोला परी के पिंजरे की तरफ उड़ते हुए, और 4 नन्ही परियां अपनी रानी खोला परी के पिंजरे की तरफ उड़ते हुए जाने लगी। ओक्लामूस उड़ता हुआ मेरी तरफ आया था, और आते ही उसने एक जोरदार मुक्का मेरे सीने में प्रसिद्ध किया था, और उसके मुक्के से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। ये मुक्का अगर 10 हाथियों पर पड़ता तो वो उसी लम्हे ढेर हो जाते। उसका मुक्का खाकर मैं उड़ता हुआ काफी दूर तक गया था।
और दीवार से टकराया था, और मैं जहाँ दीवार से टकराया था वहां से दीवार का काफी हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर गया था। मैं यूं चार देव रहकर परिजादों से उलझी हुई थी, उसके हाथों में भी बड़ी बड़ी तलवारें थीं। वो मैयून पर बढ़ चढ़कर वार कर रहे थे, लेकिन वो भी मैयून थी, एक बाहर तलवारबाज उन चारों को दिखने का नाच नचा रही थी। बल्कि मुझे तो यूं लग रहा था जैसे वो उनसे खेल रही हो। और फिर एक परिजात मैयून की तलवार का शिकार बन गया। मैयून ने दो धारी तलवार उसके सीने में उतार दी थी। मैं अपने कपड़े झाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ था और परिजात ओकलामूस मुझे हैरत से देख रहा था। नामुमकिन, ओकलामूस हैरत से बोला, मेरे वार से आज कोई बच नहीं पाया। फिर तू जिंदा कैसे है? जिसे खुदा रखे उसे कौन मार सकता है? मैंने कहा और फिर एक लंबी छलांग लगाकर ओकलामूस की इस सर पर पहुंच गया और फिर जबरदस्ती उसे मारी। खाकर ओकलामूस ने रोका, वो दूर तक गया और उठ खड़ा हुआ। जबरदस्त, तेरे अंदर भी काफी कुव्वत है, मुकाबले में मजा आएगा। ये कहने के बाद उसने अपने बड़े बड़े सर पर लहराया और उठा और मेरी तरफ आने लगा। मैं तैयार था उसके हमले के लिए। ओकलामूस जैसे ही मेरे करीब पहुंचा, मैंने छलांग लगाई और उसके ऊपर पहुंचकर उसके दोनों पैरों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और पूरी कुव्वत से उसे ऊपर की जाने उछाल दिया। ओकलामूस को इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वो तेजी के साथ ऊपर गया और छत से पूरी तरह टकराया। छत का मलबा वहां से ऊपर कर नीचे गिरने लगा। ओकलामूस भी मलबे के साथ नीचे गिर रहा था। पहले ओकलामूस जमीन पर गिरा और फिर इसके ऊपर मलबा। वो लड़खड़ाता हुआ और खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर हैरत के असरात थे कि एक आदमजात उस पर भारी पड़ रहा था। उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर उसकी आंखें लाल होने लगी। लाल से वो एकदम सुर्ख हो गई और उसकी आंखों से आग की धार निकलने लगी। आग की धार मेरी तरफ आ रही। ठीक है, मैयून ने एक परिजात को किक नसीब की और वो उड़ता हुआ उस आग की धार की लपेट में आ गया। आग की धार उस परिजात के जिस्म के आर पार हो गई। वो परिजात वहीं तड़प कर गिरा और जलकर राख हो गया। उस परिजात के बाद ओकलामूस की आंखों से निकलने वाली आग का निशाना मैं बना। आग की तेज धार जो ओकलामूस की आंखों से निकल रही थी मेरे जिस्म पर पड़ रही थी, लेकिन वो आग की धार मेरे जिस्म का कुछ न बिगाड़ सकी। ओकलामूस अब परेशान हो गया था। उसकी आंखों से निकलने वाली शुआएं इंतहाई खतरनाक थी, इतनी खतरनाक कि स्टील को पिघला सकती थी, लेकिन उन शुआओं का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। ओकलामूस की आंखों से शुआएं निकलना बंद हो गई। अब उसने एक और वार किया। एक आग का गोला जादुई अमल से तैयार किया और मेरी तरफ उछाल दिया। आग का गोला मेरी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मैंने अपनी जगह से हरकत नहीं की। आग का गोला मेरे बदन से टकराया और नतीजा वही, ओकलामूस का ये वार भी बेकार गया। मैं अपनी जगह पर सही सलामत खड़ा था और ओकलामूस गुस्से से लाल पीला हो रहा था। उसे अपनी शिकस्त नजर आने लगी थी, लिहाजा अब वो गुस्से के आलम में उड़ता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैंने जलने वाले परिजात की तलवार उठा ली थी। ओकलामूस गुस्से में था और गुस्सा हमेशा नुकसान पहुंचाता है। ओकलामूस जैसे ही मेरे करीब पहुंचा, तलवार मैंने उसके सीने में उतार दी। उसकी एक चीख बुलंद हुई और वो जमीन पर गिर गया। ओकलामूस की चीख सुनकर जो दो परिजात बच गए थे वो मैयून से उलझे हुए थे, रुक गए। उन्होंने जमीन पर तड़पते हुए रखते हुए ओकलामूस को देखा और घबरा गए। उसके बाद वो तेजी से राह फरार अख्तियार करने लगे। मैयून उनके पीछे भागने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। दोनों परिजात उड़ते हुए महल से बाहर निकल गए। चलो, एक बुराई से जहाँ पाक हुआ। मैयून मेरे नजदीक आते हुए बोली, हाँ, मैंने कहा, चलो अब इन सबको रिहा करते हैं। और फिर हमने पिंजरे तोड़कर सबको आज़ाद करवाया। दुरेशेवार मुझे देखकर बहुत खुश थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं उसकी खातिर इतना दुश्वार सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा और ओकलामूस का मुकाबला करके उसे ख़त्म कर दिया और उसे रिहा करवा दिया। वो मेरे बहुत नज़दीक थी और मैं महसूस कर रहा था कि ये बात मैयून को नागवार गुजर रही थी। जोगान जिन भी मेरे पास ही खड़ा था। तन्नी परियां अपनी रानी कोलापरी से मिल रही थी। वो सब बहुत खुश थीं। आदमजात लड़कियां, रिहाई पाने वाली परियां सब मेरे इर्द जमा थे और हैरत से मुझे और मैयून को देख रही थी। सामी, ये लड़की कौन है? दुरेशेवार ने मैयून की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये हमारी साथी है। दुरेशेवार ने मैयून की तरफ इशारा करते हुए कहा।
یہ ہماری ساتھی ہے اور اس نے میری بہت مدد کی ہے۔ میں نے کہا تو درے سوار نے اچھا کہہ کر سر ہلایا۔ اتنے میں ننھی پریاں بھی ہمارے پاس آ گئی۔ شکریہ سامی۔ رانی پری کھولا اڑتے ہوئے میرے چہرے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس سیاہ بالوں والی ننھی پری بہت پیاری سی تھی۔ مجھے نیلم پری نے بتایا ہے تمہارے بارے میں کہ تم نے ہماری کس طرح مدد کی۔ ارے میری ننھی پری، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں، ہمیں ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے اور یہی زندگی ہے۔ میں نے شہادت کی انگلی سے رانی کھولا پری کی سیاہ بالوں کو چھیڑتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے وہ ننھی پری بہت اچھی لگی تھی اور پھر ہم محل سے باہر نکل آئے۔ محل سے باہر نکل کر میں نے زوغان جن کی ذمہ داری لگائی کہ وہ آدمزاد لڑکیوں کو ان کے گھر پہنچائے اور درے شوار سے کہا کہ وہ تمام پریوں کو ان کے ٹھکانے تک پہنچائے۔ میں اور میون تب تک ان ننھی پریوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ان کے ساتھ رہیں گے۔ زوغان جن لڑکیوں کو چھوڑ کر واپس ہمارے پاس آئے گا اور ہمیں واپس اپنے وطن چھوڑے گا۔ میں بھی ان ننھی پریوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آؤں گی، درے شوار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں تم دونوں کا انتظار کروں گا، میں نے کہا، اور وہ دونوں اپنی جناتی قوت کے ذریعے لڑکیوں اور پریوں کے ساتھ غائب ہو گئے۔ غائب ہوتے وقت بھی درے شوار کی نظریں مجھ پر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ درے شوار میرے فیصلے پر خوش نہیں تھی، وہ میرے ساتھ جانا چاہتی تھی۔ یہ جنزادی تو تم میں زیادہ ہی دلچسپی لے رہی ہے۔ میں یوں نے ان کو جانے کے بعد عورتوں والی بات کی جلن اس کے لہجے سے محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑو ان باتوں کو، اب ہم یہاں سے چلتے ہیں، میں نے کہا، اور پھر ننھی پریوں نے ہمیں اسی طرح اٹھایا جیسے وہ ہمیں اٹھا کر یہاں لائی تھی۔ پریاں ہوا میں بلند ہو کر ایک طرف اڑنے لگی۔ رانی کھولا پری میرے ساتھ ساتھ اڑ رہی تھی اور پھر ابھی ہم نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ہمیں اپنے پیچھے طوفان اٹھتا ہوا محسوس ہوا۔ طوفان بڑا زبردست تھا۔ کچھ لمحوں میں ہم طوفان کی لپیٹ میں تھے۔ طوفان کی لپیٹ میں آ گئے۔ طوفان اپنی مرضی سے ہمیں جانے کس طرف اڑائے لیے جا رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو ہم ہوا میں طوفان کا مقابلہ کرتے رہے۔ میون بھی مجھے نظر آتی رہی، پریوں نے اسے سنبھالا ہوا تھا، لیکن پھر سب بکھرنے لگا۔ میون کہاں گئی، ننھی پریاں کہاں گئی، مجھے کچھ پتا نہیں چلا۔ بس میں نے یہ دیکھا کہ رانی پری کھولا نے میری شرٹ کا دامن مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا، بلکہ وہ میری شرٹ کے دامن سے چمٹی ہوئی تھی۔ طوفانی ہوا ہمیں اڑائے لیے جا رہی تھی اور پھر اللہ تو اللہ ہے نا، تمام قوتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ دکھاتا ہے اپنی مخلوق کہ تم کچھ بھی نہیں ہو۔ میری قوت کے سامنے میں جب چاہوں تمہیں ایک معمولی تنکے کی طرح اڑا سکتا ہوں، اور ایمان والے مانتے ہیں یہ بات، اور میرا بھی اپنے اللہ پر ایمان پختہ ہے۔ مجھے اس بات پر یقین ہے کہ اللہ ہی اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتا ہے۔ طوفانی ہوا کا زور کم ہونے لگا تھا اور پھر ایک کھلے میدان میں ہوا نے لا کر مجھے پٹھا اور میدان میں دور تک لڑکتا ہوا گیا اور ایک کنویں میں گر پڑا۔ کنواں کافی گہرا تھا۔ رانی کھولا پری ابھی تک میرے دامن سے چمٹی ہوئی تھی۔ میں نے اسے کنویں میں موجود اندھیرے کو دیکھا۔ کنویں میں موجود اندھیرے کو اس کے جسم سے نکلنے والی گلابی روشنی توڑ رہی تھی۔ اگر کھولا پری نہ ہوتی تو کنویں میں مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ میں نے کھولا پری کو اپنے سیدھے ہاتھ میں اٹھایا۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا ہوا، ڈر لگ رہا ہے کیا، میں نے کہا تو کھولا پری مسکراتے ہوئے بولی، تم ساتھ ہو تو ڈر کیسا، اب یہاں سے باہر کیسے نکلے، یہ تو بہت گہرا کنواں ہے۔ میں نے کنویں کی بلندی کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کچھ کرتی ہوں۔ رانی کھولا پری بولی، ہاں اب تم ہی کچھ کر سکتی ہو، تم اڑ کر کنویں سے باہر جا سکتی ہو اور پھر تمہیں رسی لانی پڑے گی، اتنی بڑی رسی کہ جس کی مدد سے میں کنویں سے باہر نکل سکوں۔ ہاں میں جاتی ہوں، رانی کھولا پری بولی، اور پھر وہ میرے ہاتھ چھوڑ کر کنویں کی بلندی کی طرف جانے لگی۔ کھولا پری دور ہوتی جا رہی تھی اور کنویں میں اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر جب وہ کنویں سے باہر نکل گئی تو کنویں میں ایسا اندھیرا ہو گیا کہ آنکھیں دیکھنے سے قاصر ہو گئی۔ میون کو طوفان نے ایسی جگہ پھینکا تھا جہاں کچھ ہی فاصلے پر ایک بڑا سمندر نظر آ رہا تھا۔ وہ بھی جب طوفان کی لپیٹ میں آئی تو اس کے ہاتھوں میں نیلم پری آ گئی تھی۔ نیلم پری طوفان کی لپیٹ میں تھی کہ میون نے اسے تھام لیا
और अब वो मैयून के हाथों में ही थी। शुक्र है बच गए, वरना तूफान तो बहुत खतरनाक था, नीलम परी बोली। हाँ, लेकिन ये जगह कौन सी है? मैयून इधर उधर देखते हुए बोली और फिर उसकी नज़र मंदिर पर पड़ी। वो खड़ी हुई, उसने नीलम परी को अपने कंधे पर बिठा दिया। सामने वाले मंदिर से पता चलता है कि हम हिंदुओं की बस्ती में हैं, नीलम परी बोली और फिर वो आगे बढ़ने लगे। मंदिर का रकबा बहुत बड़ा था, आबादी से दूर बनाया गया था। इस वक्त मंदिर के इधर कोई भी नहीं था। मैयून को तूफान ने मंदिर के पीछे वाले हिस्से में फेंका था। वो घूमकर मंदिर के दरवाजे पर आ गई। मंदिर का बड़ा सहानी दरवाजा बंद था। मैयून मंदिर के दरवाजे को देख ही रही थी कि उसे दूर घंटियों की आवाज़ सुनाई। उसने मुड़कर देखा, तकरीबन 25-30 हिंदू पूजा पाठ के लिए मंदिर आ रहे थे। उनमें मर्द औरत दोनों ही थे। नीलम परी जो मैयून के कंधे पर खड़ी थी, वो उड़कर मैयून की जैकेट की जेब में घुस गई और वहां से सर निकालकर बाहर का नज़ारा करने लगी। हिंदू करीब आते जा रहे थे और फिर हिंदुओं के करीब आने से पहले ही मंदिर का आहिनी दरवाजा अंदर से मंदिर के पुजारियों ने खोल दिया। मंदिर के पुजारी लाल लिबास में मलबूस थे। पूजा पाठ के लिए आने वाले हिंदू दरवाजे पर पहुंच चुके थे और फिर वो अपना मजहबी नारा लगाते हुए मंदिर के अंदर दाखिल होने लगे। किसी ने भी मैयून की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। मैयून भी उनके पीछे पीछे मंदिर के अंदर दाखिल हो गई। मंदिर का अंदर से सहन भी काफी बड़ा था, इतना बड़ा कि 100 से ज्यादा अफराद आराम से सहन में बैठ सकते थे। आगे की तरफ मंदिर में कमरे नजर आ रहे थे। सहन में नीचे बैठने का एहतमाम था। आने वाले हिंदू नीचे बैठ गए। उनके बाद मजीद हिंदू दरवाजे से मंदिर के अंदर दाखिल हुए और फिर कुछ ही देर बाद मंदिर का सहन भर गया। सब नीचे बैठे हुए थे। आज शायद मंदिर में कोई खास इबादत थी। मैयून भी उनके बीच में बैठी हुई थी। नीलम परी मैयून की जैकेट की जेब में घुसी हुई थी और फिर मंदिर का बड़ा पंडित मंदिर के अंदरूनी कमरे से बाहर आया। तमाम बैठे हुए पंडित हिंदू पंडित के एहतराम में खड़े हो गए। मैयून भी खड़ी हो गई। पंडित ने खड़े होने वाले हिंदुओं को बैठने का इशारा किया। सब बैठ गए। पंडित ने तमाम बैठे हुए हिंदुओं पर एक तायराना नजर डाली और उसकी नजरें मैयून पर पड़ी। वो सबसे अलग नजर आ रही थी। वैसे भी कोई चीनी लड़की थी, उसके नैन नक्श चीनियों जैसे ही थे। और फिर पंडित चौंक पड़ा। मंदिर के उस पंडित का नाम नरेंद्र मोदी था। एक शातिर पंडित था। एक गरीब घराने में इसने आँख खोली। बचपन में चाय के केबिन में काम किया और फिर अखबार बेचने लगा। वहाँ से उसने कुछ इल्म हासिल किया, साथ ही जंतर मंतर सीखे। शैतान का चेला बना, शैतानी इल्म हासिल किया और फिर इस बड़े समंदर का बड़ा पंडित बन बैठा। उसने अपने शैतानी इल्म से पता चला लिया कि वो हिंदुओं के बीच बैठी हुई चीनी लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि वो अमर हो चुकी है। उसकी चौंकने की वजह यही थी। पंडित नरेंद्र मोदी भी कई सालों से वो अमल ढूंढ रहा था जिस पर अमल करके वो अमर हो जाए, लेकिन वो अमल अभी तक उसके हाथ नहीं लगा था। अगर कोई अमल उसको मिला भी था तो वो जाली था। उसके करने से वो अमर नहीं हो सका था। अब मैयून की शक्ल में उसे उम्मीद नजर आई थी कि वो भी अब अमर हो सकता है। उसके लिए बस उसे मैयून को फांसना था। वो किसी भी सूरत में मैयून को अपने काबू में करने का सोच रहा था, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये काम आसान नहीं है क्योंकि मैयून एक अमर लड़की थी। उस पर कोई भी हथियार असर नहीं करेगा और 100 लोग मिलकर भी उसे ताकत के दौरान काबू नहीं कर सकते थे। पंडित नरेंद्र मोदी हिंदुओं को भाषण देने लगा। उसकी बातें बड़ी असरअंगेज थी। उसे पता था कि लोगों को अपनी बातों से बेवकूफ कैसे बनाया जाता है और वो सीधे साधे हिंदुओं को अपने झूठे लेकिन असरअंगेज भाषण से बेवकूफ बना रहा था। उसकी नजरें बार बार मैयून पर जा रही थी और मैयून ने भी ये बात महसूस कर ली थी। वो भी सोच रही थी कि पंडित बार बार उसे क्यों देख रहा है। नीलम परी मैयून की जैकेट की जेब में दुबकी हुई थी। मंदिर के सहन में बैठे हिंदू पंडित नरेंद्र मोदी का भाषण बड़ी तवज्जो से सुन रहे थे। काफी देर तक पंडित भाषण देता रहा और फिर भाषण खत्म हो गया। बैठे हुए हिंदू उठकर जाने लगे। मैयून भी उठकर जाने लगी, लेकिन उसी वक्त मंदिर के 2 पुजारी जो लाल कपड़ों में मलबूस थे मैयून के पास आए और उससे बोले, बड़े पंडित उसे बुला रहे हैं। क्यों? मैयून ने पूछा। तो पुजारी बोले, हमें नहीं मालूम। और मैयून पुजारियों के साथ चल पड़ी। पंडित नरेंद्र मोदी
मैं यून के इंतजार में ही खड़ा था। मैं यून उसके पास पहुंच चुकी थी। पंडित मैं यून को अपने पास देखकर चापलूसी लहजे में बोला, तुम्हें मंदिर में खुश आमदेद कहता हूँ। बुलाने का मकसद ये था कि तुम्हें इससे पहले यहाँ कभी नहीं देखा। कहाँ से आई हो? मैं यून पंडित के लहजे में मौजूद चापलूसीपन को महसूस न कर सकी और ये भी ना समझ सकी कि पंडित उसे फंसा रहा है। वो समझी कि वो यहाँ नहीं है, इसलिए पंडित ने उसे बुलाया है। लिहाजा वो बोली, मैं टीम के बाहर घूमने आई हूँ, तुम्हारा मंदिर अच्छा लगा इसलिए मंदिर आ गई। ओह ये बात है। पंडित बोला, तुम ठहरी कहाँ हो? तुम ठहरी कहाँ हो? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, बस भारत में इधर उधर घूम रही हूँ। तो फिर तुम कुछ दिनों के लिए इस मंदिर में क्यों नहीं रुक जाती? इस तरह हमें तुम्हारी खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। मैं की बात सुनकर पंडित को मौका मिल गया उसे मंदिर में रोकने का। नहीं, तुम लोगों को मेरी वजह से परेशानी हो जाएगी। मैं यून को रहने के लिए ठिकाना तो चाहिए था, लेकिन उसने रस्मी तौर पर इनकार किया। ये क्या बात कर दी तुमने? पंडित ने अपने लहजे में मजीद मक्खन लगाया। भला मेहमान से भी कोई परेशान होता है? तुम यहाँ रुकोगी तो हमें खुशी होगी। मंदिर के सभी पुजारी तुम्हारी खिदमत करके खुश होंगे। ठीक है, अगर तुम लोगों को कोई परेशानी नहीं है तो मैं रुक जाती हूँ कुछ दिनों के लिए। मैं यून ने कहा और पंडित की बाँछें खिल गई। उसे अपनी कामयाबी करीब नजर आने लगी। पंडित ने मैयून की रिहाइश के लिए आलीशान कमरा उसे दिया और अपनी अगली प्लानिंग की तैयारी में लग गया कि किस तरह उससे अमर होने का राज उगलवाए। कमरे में आकर नीलम परी मैयून की जैकेट की जेब से बाहर आ गई और बाहर आकर मैयून से बोली, ये पंडित मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसके लहजे में बहुत चापलूसी थी, शायद तुमने महसूस नहीं की। नीलम परी की बात सुनकर मैयून बोली, अगर पंडित ठीक नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर इसने कुछ गलत किया तो मैं उसे देख लूंगी। यहाँ रुककर हम सामी का इंतजार करेंगे और अगर सामी नहीं आया तो हम उसे तलाश करेंगे। मैयून का पंडित के मंदिर में रुकने का फैसला गलत था, क्योंकि पंडित निहायत ही शातिर आदमी था और शैतान का चेहरा था। रानी कोलापरी काफी देर बाद रस्सी लेकर लौटी थी। मैं अंधेरे कुएं में उसका इंतजार कर रहा था और सोच रहा था कि अगर कोलापरी मेरे साथ ना होती तो मैं इस कुएं से बाहर कैसे निकलता। कुआं बहुत ही गहरा था और इतने गहरे कुएं से बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था। कोलापरी रस्सी लेकर कुएं में उतर चुकी थी। उसके जिस्म से निकलने वाली रोशनी से कुआं फिर रोशन हो गया था। इतनी देर क्यों लग गई तुम्हें आने में? मैंने कोलापरी से पूछा तो वो बोली, यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की मसाफत पर एक आबादी है। वहाँ के लोग जंगल से लकड़ियाँ काटकर गुजारा करते हैं। बड़े बदहाल लोग हैं और फिर उन्हें वहाँ मौजूद फौजी छावनी के फौजी तंग करते हैं। उनके माल मवेशी के अलावा जवान लड़कियों को भी उठाकर ले जाते हैं। एहतजाज करने वालों को जान से मार देते हैं और वहाँ की पुलिस भी फौजियों के साथ मिली हुई है। बहुत जुल्म हो रहा है हम गरीबों पर, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है। काफी मालूमात जमा की है तुमने आबादी के लोगों की, मैंने हंसते हुए कहा और रस्सी पकड़कर कुएं से बाहर निकलने लगा। हाँ, इसीलिए मुझे देर हो गई। उनकी मजलूमियत पर मुझे बहुत तरस आ रहा था। कोई उनका मददगार नहीं है और मुझे ख्याल आ गया उन नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग का जो मेरे ख्वाब में आए थे और जिन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हें चुन लिया गया है मजलूम लोगों की मदद के लिए। तो क्या मुझे उन लोगों की मदद के लिए यहाँ भेजा गया था? कहानी के वाकयात अभी बाकी हैं। सामी कुएं से बाहर निकलने के बाद लकड़हारों की बस्ती में गया। बस्ती में उसके साथ क्या हुआ? वो कौन से मुल्क के फौजी थे जो अपने ही लोगों पर जुर्म ढा रहे थे? पुलिस भी उनकी मदद कर रही थी। क्या सामी लकड़हारों की जान फौजियों और वहाँ की पुलिस से छुड़वा सका? मैयून पर क्या गुजरी? शैतान के चीले पंडित नरेंद्र मोदी के शैतानी दिमाग रखने वाला साथी जो टेलीपैथी का माहिर था, उन दोनों ने मिलकर क्या किया? मैयून पर काबू पा लिया। कहानी आगे इंतहाई हैरत अंगेज होने वाली है। कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी आपको वक्त पर मिलते रहे। आपका खैर अंदेश, सैयद अतहर अली नायाब।